वेलकम एवरीवन इन निड्जी गुरु क्लासेस। और हमने अभी तक केमिस्ट्री का जो हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसको ऑलमोस्ट हमने पूरा कंप्लीट किया है। और एक एक टॉपिक पे हमने आपके लिए अलग से लेक्चर का पूरा एक शेड्यूल बनाया है, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर टाइप का पूरा प्रयास किया कि आपको कोई तकलीफ़ ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, सारे कॉन्सेप्ट बने। बच्चों, आज हम लोग जितने भी अभी तक हमने चीज़ें कवर की हैं, पूरा कंप्लीट किया है, उसका एक शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं। और उस शॉर्ट रिवीजन में मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि हम अभी तक के NTSC में या जो अदर एग्ज़ाम्स हैं लाइक NSO है, हमारा नेशनल साइंस ओलंपियाड, या जो भी और इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, तो आज हम ऑब्जेक्टिव के थ्रू ये टोटल चैप्टर से गो थ्रू होंगे। होप सो सबको बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट अपना आज का शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड एंड अ बेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोल रहा है कि एसिड और बेस के बीच का रिएक्शन। तो हम सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट कि जब भी एसिड और बेस आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट होता है तो क्या जनरेट होता है, सॉल्ट और वाटर। और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये पूछा गया था कि एसिड और बेस के रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन नाम दिया जाता है। ऑप्शन कौन सा होगा, सी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ चेंज इज सेड टू बी अ केमिकल चेंज व्हेन। कोई भी केमिकल चेंज कब होगा, और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है एनर्जी चेंजेस अकर, ऑप्शन बी न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, ऑप्शन सी द चेंज कैन नॉट बी इजीली रिवर्स्ड, एंड द लास्ट ऑप्शन ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, हम सब ने पहले वीडियो में ही ये बात पढ़ी है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तब ये 2 टाइप के होते थे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, ये सब हमने देखा था। और जब भी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होगा तब एनर्जी में वेरिएशन होगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक साइड होता है रिएक्टेंट और दूसरे साइड आता है प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है, एक नया सब्सटेंस होता है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी के बारे में अगर देखा जाए तो उसने कहा है कि केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स। बिल्कुल सही बात तो है, यही तो डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के बीच में। फिजिकल रिएक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं, लाइक आपने एक रबर को एक्सटेंड किया, आप जैसे ही छोड़ेंगे वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। बट केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर चेंजेस होते हैं। एक बार केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद इनिशियल स्टेट पहले जैसा गेन कर पाना मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का रियल आंसर होगा ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मीन्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। बोल रहे हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिंग, और ऑप्शंस में है हमारा कैटलिस्ट। डियर स्टूडेंट, अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के 3 मेजर पार्ट होते थे। एक होता था रिएक्टेंट जो इनिशियली रिएक्शन को इनिशिएट करता था, एक था प्रोडक्ट जो फाइनली हम ऑब्टेन करते थे, और बीच में एक वर्ड आता था जिसको मैंने बताया था कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट के बारे में हमने कहा था कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है विच कैन चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, either increases or decreases but self remains unchanged। अब इसमें हमने 2 पार्ट पढ़े थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते थे, और नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिक्रीज करते थे। तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा, दैट इज ए, कैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है व्हाट डज द सिंबल एक्वस, AQ जो लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने तो जब मैं आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में ये बातें पढ़ाया हूँ कि एक्वस का मतलब ही होता है कोई सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म विथ वाटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का रियल आंसर है सी। डियर स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है द फॉर्मेशन ऑफ CH2 फ्रॉम कार्बन एंड सल्फर। तो कार्बन और सल्फर आपस में मिलकर CH2 गैस फॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए सल्फर के 2 यूनिट है, ओके, ये भी सॉलिड स्टेट, ये भी सॉलिड स्टेट, बट ये गैस हो जाता है।
तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन करना है तो मैंने आपको बिगिनिंग में एक बात सिखाई थी कि कभी भी जब बॉन्ड एसोसिएट होता है, मतलब ये दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्डिंग करके CH2 का फॉर्मेशन किया, तो बॉन्ड एसोसिएशन हमने आपको सिखाया था कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। आपसे पूछा गया है किस टाइप का रिएक्शन है, ऑप्शन डाला गया है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट मीन्स एक्सोथर्मिक, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मीन्स एंडोथर्मिक। ऑप्शन सी है नो चेंज इन हीट, मतलब थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट में चेंजेस ना हो उनको भी हम स्पेसिफिक नाम देते हैं थर्मो न्यूट्रल रिएक्शन। एंड द लास्ट है नन ऑफ दिस। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए, मैंने आपको पहले ये पढ़ाया है कि कभी भी बॉन्ड एसोसिएट होता है, दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब डिकम्पोजिशन होता है मतलब एक हैवी एटम या बड़ा एटम दो छोटे एटम या मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करता है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता था। यहाँ तक की बातें हमने पढ़ी हैं, बट ये जो क्वेश्चन है ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि केवल दो रिएक्शन आप याद रख लीजिएगा, एक तो कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन और एक NO2 का फॉर्मेशन। ये दोनों रिएक्शन भी एसोसिएशन प्रोसेस हैं, बट दिस बोथ रिएक्शंस आर नॉट एक्सोथर्मिक, दे आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन होते हैं? तो एंडोथर्मिक, दैट मीन्स कि ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ रियल आंसर क्या होना चाहिए हमारा ए। और एक और बात जान लेना कि ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो इसको एक्सोथर्मिक होना था, हुआ ये एंडोथर्मिक, एज वेल एज इसमें जो हीट आती है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो याद रखना दोस्तों, वो बिल्कुल परफेक्ट 100 किलो जूल पर मोल होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमेशा याद रखना कि एसोसिएशन के दौरान ये दो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ना होकर एंडोथर्मिक रोल प्ले करते हैं या अपने आप को एंडोथर्मिक रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम लोग। उसमें कह रहा है हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग, मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कब हीट रिलीज करेगी, तो वो रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या एक और रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिवॉल्व करती है, दैट इज कंबशन रिएक्शन। तो इसका रियल आंसर हो जाएगा डी। कंबशन रिएक्शन से रिलेटेड मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें ही बता देता हूँ। कंबशन रिएक्शन में जनरली हम लोग कार्बनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं, और इसका कंबशन का एक जनरल फार्मूला याद रख लीजिएगा। ये कोई हाइड्रोकार्बन टाइप का कंपाउंड है CXHY, उसका रिएक्शन होता है एयर के प्रेजेंस में, एयर मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसके कितने मोल लिए जाएंगे? तो डियर स्टूडेंट वो होता है x + y/4, और उससे मेरा बनता है x टाइम्स CO2 प्लस ऑफ y/2 टाइम्स H2O। चलो मैं दिखाता हूँ, और हमेशा इसमें हीट रिलीज होती है बिकॉज कंबशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट डिस्पाइट करता है। एक एग्जांपल से जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास है C3H8, क्या नाम है इसका? प्रोपेन। ओके, इसका मुझे कंबशन करना है, तो आप यहाँ पर नोटिस कीजिए x की जगह पे आपने क्या रखा? 3 प्लस y की जगह पे 8/2। व्हेन आई सॉल्व इट तो मुझे कितना मिल जाएगा? 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। उससे देखिए, अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा। हमने क्या लिखा है? x मोल CO2। x कितना है? x हमने किसको माना था? 3 को, y 4 को, तो दिस इज 3 टाइम्स CO2 प्लस ऑफ y/2 H2O, दैट इज 4 H2O। अब चलिए बैलेंस करके देखने की कोशिश कीजिए। 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन 10 ऑक्सीजन, यहाँ से 6 और यहाँ से 4, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो रहा है कि नहीं? तो ये है कंबशन रिएक्शन का एक रेडीमेड फॉर्मूला जो हर टाइप के कंपाउंड के लिए कैपेबल होगा, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो। बट डियर स्टूडेंट, आप हमेशा याद रखना कंबशन रिएक्शन में हाइड्रोकार्बन या कार्बनिक कंपाउंड ही लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आपको दिया गया है जिंक का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से हो रहा है, उससे जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है। और कभी भी कोई गैस इवॉल्व होती है तो उसको हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब प्रेसिपिटेट बनता है तब डाउनवर्ड एरो। ये सब चीज़ें हमने अपने वीडियोस में सीखी हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन है आपसे पूछा गया है, ये किस टाइप का रिएक्शन है? ऑप्शन है डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, सिंथेसिस। तो आप देख सकते हैं कि जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है
वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमारा रियल ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन को सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इंटरेक्ट किया जाता है, उससे सोडियम नाइट्रेट का एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है और सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट है इसलिए मैंने डाउनवर्ड एरो किया, अभी मैंने बताया था इसको। तो पूछ रहा है ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप फोकस करेंगे तो सिल्वर का नाइट्रेट अब जाके सोडियम से जुड़ के सोडियम नाइट्रेट बनाया है, और सोडियम का जो क्लोरीन पार्ट है वो सिल्वर से जुड़ के सिल्वर क्लोराइड बनाया है। मतलब ये अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं, और जब आयंस का ऐसा एक्सचेंज दोनों के बीच में होता है तब ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर क्या आया, बी, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबशन रिएक्शन, कौन सा कंबशन रिएक्शन है, दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ पेट्रोल और नन ऑफ दिस। मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5-6 के आसपास सिखाया कि कंबशन रिएक्शन कार्बनिक कंपाउंड का होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंडेड का होता है। तो इसमें कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है, दैट इज पेट्रोल। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन से ही जनरेट होते हैं, तो उनका बर्निंग करना ही क्या है, कंबशन। तो रियल आंसर इज क्वेश्चन नंबर 9 में सी। क्वेश्चन नंबर 10, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने यही बात एक्सप्लेन की थी कि द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू कंपाउंड इज कॉल्ड। कौन सा रिएक्शन है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल मुझे पता है सभी के दिमाग में आ गया है। जब आयंस म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं उससे बनता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका रियल ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगेन सी। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, उसमें कह रहा है N2 और H2 के कॉम्बिनेशन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको हाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पूछा गया। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब वो नंबर जो इसके सामने मल्टीप्लाई होता है, कितने मोल्स हैं। हाइड्रोजन का आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है। हम चाहें तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा आपका बोर्ड की टॉपिक का या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमको 2 एलिमेंट दिया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अगर मैं रिएक्टेंट देखूंगा, दिस पार्ट इज रिएक्टेंट। नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, हाइड्रोजन के अगेन 2। इधर आ जाइए, नाइट्रोजन के कितने एटम हैं, ओनली 1, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो दैट इज 3। तो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, इक्वल करूंगा, तो मुझे इतना तो समझ में ज़रूर आ गया कि जो प्रोडक्ट साइड में कितने नाइट्रोजन है, 1, इधर कितने हैं, 2, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो प्रोडक्ट में आपने जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कराया, दोनों 2 इक्वल तो हुए, बट अभी हाइड्रोजन हो गए 6। और ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी एक ही साथ था, तो यहाँ भी आपने 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो एट द सेम टाइम रिएक्टेंट में 6 बनाने के लिए किस नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, तब ये 6 हाइड्रोजन भी इक्वल हो गए। तो आप समझ पाए कि यहाँ पर हाइड्रोजन का स्टाइकियोमेट्री कितना आया, 3, जो कौन सा ऑप्शन है हमारे लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपको बोल रहा है जिंक में +2 चार्ज है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया और जिंक बनाया। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस हो रहा है कि डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। और इलेक्ट्रोनेशन कब होता है, जब रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन इज डी इलेक्ट्रोनेशन एंड रिडक्शन इज इलेक्ट्रोनेशन। या आप ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ का 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। ओके, तो इसका ऑप्शन भी क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्फोरस विथ ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, जैसे नाइट्रोजन N2 होता है, ऑक्सीजन O2 होता है, दे आर डाइवेलेंट, ऐसे ही फास्फोरस टेट्रावेलेंट होता है। और फास्फोरस के बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एलोट्रॉप्स भी हैं, वाइट फास्फोरस, ग्रीन फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस। और जो मैच बॉक्स में लगे रहता है वो रेड फास्फोरस ही रहता है। वो हमेशा टेट्राहेड्रल फॉर्म में मीन्स 4 फॉर्म में आएगा। ऑक्सीजन से जब ये रिएक्ट करेगा
तो ये बनाता है आपको फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब आप सबको पता है कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन से ऐड होना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ए, ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा है द रेडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच। तो मैंने आपको पहले सिखाया रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कंप्लीट रिएक्शन होता है और 99.9% केमिकल रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बनता है। और ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये क्या है? एक हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन भी क्या है? एक हाफ रिएक्शन है। दोनों के कॉम्बिनेशन से रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। तो डियर स्टूडेंट, इस बार हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक ऐसा लंबा सा केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और x की वैल्यू पूछ दिया है। तो डियर स्टूडेंट, हम सबको पता है कि कभी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के जितने एटम्स होते हैं प्रोडक्ट में वो बैलेंस होते हैं। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मुझे पता चलेगा कि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 1। दैट मीन्स कि आप इमीडिएटली समझ गए कि x की वैल्यू कितनी रही होगी? 2। थोड़ा क्रॉस चेक भी कर देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ 2 रखा, क्लोरीन हो गया 2 क्लोरीन, बैलेंस है, मतलब बिल्कुल सही। तो हियर और ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बनाए हैं, मतलब हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको बिल्कुल स्कूल या कोचिंग की पूरी फीलिंग आए और घर बैठे बैठे आप पूरा क्वालिटी एजुकेशन गेन करें और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट प्रूफ करना है, मिलकर करना है हम लोग को। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो हो रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल के हो रहे हैं और आप कैसी तैयारी अभी तक किए हैं वो सारी बातें अभी आपके सामने एक्सप्लेन हो रही हैं, सामने आईने की तरह क्लियर हो रही हैं। तो खूब मेहनत करो और हम भी आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हर टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं, एनटीएससी के, प्रीवियस ईयर्स के, ओलंपियाड्स के, रिटन नोट्स दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपका मोटिवेशन भी मुझे मिले। आप लोग अपना मोटिवेशन, अपना प्यार हमें इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके करो। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि हर घर में एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पहुंचना है, ये हमारा ओथ है। तो तुम सबका साथ चाहिए मुझे। और चलो अब नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, सोचने में तो डर लग रहा होगा कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, पर देखो कितना ईजिली हम बनाएंगे। नाम था चैप्टर का कि इक्वेशन बैलेंसिंग है, और इक्वेशन बैलेंसिंग में आप देख सकते हैं कि हम चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा, अच्छा वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लास्ट में हमने डबल यहाँ पर NO2 है, दैट इज NO2, ओके, OH2 रिपीट कर गया था। तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखेंगे, कॉपर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कॉपर को टेंशन नहीं है। टेंशन जिसके कारण है उसको अगर मैं नोटिस करूंगा तो देखिए यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं, यहाँ कितने हाइड्रोजन के एटम है? 4। जैसे ही हाइड्रोजन 4 वहाँ मिला, यहाँ 1 है, तो मैं इमीडिएटली समझ गया कि यहाँ कितना आएगा? 4। और अगर x की वैल्यू 4 हुई तो आपको ऑप्शन तो तुरंत मिल चुका है कि C होगा। पर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लीजिए, चीज़ों को देख लीजिए कि सही जा रहे हैं कि नहीं। अगर x को आपने 4 रखा तो ये नाइट्रेट वाला पार्ट भी 4 हो गया, मतलब 4 नाइट्रोजन हो गए। यहाँ कितने नाइट्रोजन कंज्यूम हुए हैं? 2 ओनली। तो यहाँ कितने नाइट्रोजन आएंगे? अगेन 2। तो x होगा 4, y होगा 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जब लाइम वाटर है, ये हमारा लाइम वाटर, ठीक है, तो लाइम वाटर में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगा तो अगर मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो सॉलिड होता है, सॉलिड है मतलब प्रेसिपिटेट है, बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाएगा और H2O रिलीज होगा। तो आपसे कहा गया था कि इसमें क्या बनता है, तो क्लियर हो गई बात है कि कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 17 में C। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन सामने आया। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वर्ड सामने आते ही मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं कि रेडॉक्स रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन है जो 2 हाफ रिएक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको भी वही चीज़ें पहचाननी है कि जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज करे तो रिडक्शन,
वो आइडेंटिफाई करना है। तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ कैल्शियम पे आएगा +2 चार्ज और कार्बोनेट आयन पे क्या चार्ज आता है -2। तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +2। यहाँ भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे -2 और यहाँ +2, दोनों में +2 चार्ज है। दैट मीन्स कि ना तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। मीन्स कैल्शियम का ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। हाइड्रोजन के लिए है ये 0, इसके लिए भी 0। इसके लिए आता हूँ तो दिस इज +1 और वहीं क्लोरीन को ब्रेक किया रहता तो -1 आता। आप 0 से +1 गए, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया, ये कौन सा प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन। 0 से -1 गए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया, तो डियर स्टूडेंट ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। दैट मीन्स कि आवर ऑप्शन बी इज एग्जैक्टली करेक्ट। पर आगे और देख लेते हैं सी और डी के बारे में भी। यहाँ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ भी सॉल्व करूँगा, एक Cl पे -1, 2 का -2, तो यहाँ +2, अगेन +2 चेंज नहीं हुआ, मीन्स रेडॉक्स नहीं होगा। सोडियम का देखूंगा तो Na पे प्लस चार्ज आएगा और OH पे माइनस, मतलब सोडियम पे +1 आया, यहाँ भी +1 आया, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ, मीन्स दिस इज नॉट ऑल्सो रेडॉक्स। तो रियल आंसर हमारा क्या आया? बी। सीखने के लिए ये सवाल बहुत अच्छा था। अब डियर स्टूडेंट आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें आपको F2O दिया है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। तो जिसका लाना है उसको X मानते हैं, कितने एटम है? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई। मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ये सारी बातें आपको पहले से सिखा रखी हैं। तो दिस इज 2x = +2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? +1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 19 के रिस्पेक्ट में ऑप्शन +1 आया है, ऑप्शन नंबर बी में। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उसमें नाइट्रेट आयन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लाना है। तो मैंने x कंसीडर किया, ऑक्सीजन का होता है -2, ऐसे 3 है तो ×3 इक्वल टू जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज क्या है? -1, वो ओवरऑल चार्ज से हमने इक्वेट करा दिया। तो दिस इज x प्लस -6 = -1, तो x - 6 = -1, x = -1 + 6। तो व्हेन आई सॉल्व इट, x की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट? +5। मीन्स क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आया डी +5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट हैव। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझिए, उसमें हीट एटमॉस्फेयर में, रिएक्टेंट से एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो बच्चों जब हीट रिलीज हो रही है तो एनर्जी भी लॉस हो रहा है, थर्मल एनर्जी का लॉस हो रहा है। मतलब इनिशियल कंडीशन में एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनली एनर्जी कम हो रही है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का एग्जैक्टली ऑप्शन तो बी हो गया। पर इसमें अगर मैं एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का अगर मैं प्लॉट करूं, मैं एक नई चीज़ आपको सिखा रहा हूं, तो डियर स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि यहाँ मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है? रिएक्टेंट की। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ है तो यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम आया, और यहाँ जो स्टेट आता है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर गेन करती है कोई केमिकल रिएक्शन। यही चीज़ अगर एंडोथर्मिक के लिए रहता, ये किसके लिए है? ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ऊपर है तो हायर है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट की। सिमिलरली अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करता, तो इस पर्टिकुलर केस में ये मान लीजिए आपका रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो यहाँ आपका आता प्रोडक्ट की एनर्जी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। और बच्चे एक और बात आप हमेशा याद रख लीजिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग चेंज इन एंथैल्पी का नाम देते हैं। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी इज व्हाट? तो हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए जल्दी नोट कर लीजिएगा इसको, अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, और ये क्वेश्चन हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शन जो हमारे बुक में थे वो पूरे एक बार में रिवाइज करवा देगा। तो आपको 2 कॉलम दिए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2, मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन है। इधर 4 है, इधर 4 है, आपको मैच करना है। तो पहला आप देख सकते हैं ए को कि A + B मिलकर AB का एक प्रोडक्ट बने हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? एक। जब हमेशा एक प्रोडक्ट आता है तो वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? कॉम्बिनेशन। तो A का रियल ऑप्शन क्या आया? Q। सिंपल।
आगे देखिए, अब ए बी जो है वो ब्रेक हो रहा है ए प्लस बी में, मतलब रिएक्टेंट में एक प्रोडक्ट है वो स्प्लिट कर रहा है दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में, तो ये किस टाइप का रिएक्शन कहलाता है? दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत अच्छे, मुझे उम्मीद है सबके दिमाग में आया था ये बात। ऑप्शन सी देखिए, तो इसमें बोल रहा है ए बी और एक्स वाई दो रिएक्टेंट थे अलग अलग, और वो लोग बना रहे हैं ए एक्स और बी वाई, मतलब ये लोग म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। और जब आयंस एक्सचेंज होता है तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल पी। तो सी का आंसर आ गया पी। एंड द लास्ट वन, ए बी सी आपस में ए सी और बी बनाए, मतलब सी बी से ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने बी को डिस्प्लेस करके खुद ए के साथ कंबाइन हो गया, तो डी का रियल आंसर आ गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स आर। तो ये एक मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन था। हमने आज की ये पूरी चीज़ें देखी। इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट थे, हर कॉन्सेप्ट पे मैंने इंडिविजुअल एक लेक्चर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं कि कहीं भी आपको कॉन्सेप्चुअल जो फैक्ट्स हैं उसमें कोई इशू ना हो। और लास्ट में हमने पूरा शॉर्ट समरी के तौर पे ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी बनाया। और होप सो आप लोग के लिए मैं ऐसे ही, हमारी पूरी टीम मेहनत करते रहेगी, और आप लोग भी अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमको दो। वीडियो को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, अदर फ्रेंड्स को बताओ, लाइक्स करो, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। और ये जो सेशन है ये केवल साइंस का ही नहीं, इनफैक्ट हम इसके बाद फिजिक्स के, बायोलॉजी के, इन्वायरमेंट के और मैथमेटिक्स के भी वीडियोस आपके लिए ले आएंगे। तो अच्छा पढ़ो, खुश रहो। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।